सम्मान और देश चला गया। खुद मैं ही बाकी बचा हूँ। मुझे कोई पेंशन नहीं चाहिए, लेकिन इंग्लैंड जाऊंगा और महारानी के चरणों में बिछकर दया की प्रार्थना करूंगा। खिलाफत का तो कोई सवाल ही नहीं। एक बादशाह का यह दयनीय समर्पण था। उसके पास सेना थी, प्रजा का भी किसी हद तक विश्वास और साथ था, लेकिन राजपाट छीन रही विदेशी ताकत से मुकाबले की जगह वह बादशाह पूछ रहा था कि उसकी वफादारी में कौन सी कसर रह गई। आखिरी उम्मीद के तौर पर इंग्लैंड जाने और ब्रिटिश महारानी के चरणों में रहम की भीख मांग वह अपने ताज की वापसी की आस पाले हुआ था। नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी रंगीन मिजाजी और अय्याशी की कीमत अवध का राज्य खो कर चुकाई। ये थे अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के अंतिम शब्द। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वाजिद अली शाह की, एक ऐसा नवाब जिसका अंत कुछ यूं था कि उसे भागने के लिए जूती भी नसीब नहीं हुई। क्यों अवध का नवाब अंग्रेजों से भीख मांग रहा था। बात करेंगे अवध की, कैसे अंग्रेजी हुकूमत ने बिना किसी परेशानी के अवध को ब्रिटिश हुकूमत में मिला लिया। अवध 16वीं शताब्दी में अवध पर मुगलों का कब्जा हो गया था, जिसके बाद अवध को मुगल साम्राज्य का एक सूबा कहा जाने लगा। इसकी राजधानी फैजाबाद बनाई गई थी। इसके बाद जब देश में अंग्रेजों का दबदबा बढ़ने लगा तो मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। ऐसे में अवध को थोड़ी आजादी दे दी गई और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1722 में वहां का गवर्नर सादत खान को बना दिया। दरअसल मुगलों की सेवा में पर्शिया के कई खुरासानी सैनिक थे। इन्हीं में से एक सादत खान भी था। पहले उसे नाजिम का दर्जा दिया गया था, जिसे बाद में नवाब में तब्दील कर दिया गया। लेकिन मुगलों से कुछ हद तक ढिलाई मिलने का मतलब ये नहीं था कि नवाब पूरी तरह से अपनी मनमर्जी से शासन कर सकता था। पावर सेंटर अभी भी दिल्ली में ही था और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी भी अवध पर अपनी निगाहें गड़ाई थी। कंपनी के लिए अवध प्रांत में हस्तक्षेप करने के बहाने खोजना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। सादत खान की असमय मौत के बाद 1639 में उसके दामाद सफदरजंग को अवध का नवाब बनाया गया, लेकिन जल्द ही सफदरजंग की मौत हो गई और 1754 में नवाब की गद्दी का हकदार बना उनका बेटा शुजाउद्दौला। अवध की नवाबी में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम का ग्रहण लगना इसी वक्त से शुरू हो गया। पहले 1757 में कंपनी की सेना प्लासी का युद्ध जीतती है और फिर 1764 में मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, अवध और मुगल एम्पायर की संयुक्त सेना को बुरी तरह हरा देती है। इसके बाद अवध का नवाब शुजाउद्दौला कंपनी के साथ 1765 में एक संधि करता है, जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। इस संधि के मुताबिक कंपनी ने 50 लाख रुपए के बदले युद्ध में जीते गए अवध के कुछ हिस्से को नवाब को वापस कर दिया और यह तय कर दिया कि नवाब के खर्चे पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी अवध में रखी जाएगी। इस तरह शुरू हुआ यह संधियों का दौर आगे भी चलता रहा। नवाबों ने आने वाले सालों में कंपनी के सामने सरेंडर करते गए। ब्रिटिश सेना की सुरक्षा और युद्ध में मदद के लिए अवध के नवाब ने पहले चुनार का किला, फिर बनारस, गाजीपुर और फिर इलाहाबाद के किले को भी छोड़ दिया। साथ ही साथ नवाब द्वारा कंपनी को दी जाने वाली नकद सब्सिडी भी वक्त के साथ बढ़ती गई। साल 1801 में एक और संधि हुई, जिसके मुताबिक नवाब को अपनी सेना भी छोड़नी पड़ी। इसके अलावा दक्षिणी दोआब यानी कि रोहिलखंड को भी ब्रिटिश कंपनी के हवाले कर दिया गया। कुल मिलाकर करीब 30 सालों में अवध का लगभग अपना आधा इलाका अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1801 की संधि में एक यह क्लॉज भी जोड़ा था कि नवाब को ऑनरेबल कंपनी के उच्चाधिकारियों की एडवाइस के मुताबिक ही शासन करना होगा, जो राज्य की समृद्धि के लिए अनुकूल होना चाहिए। सुनने में यह क्लॉज बेहद आसान लगता है, लेकिन अवध पर कब्जे के खेल का रास्ता इसी क्लॉज से निकला। वाजिद अली शाह 1847 में अवध के नए नवाब बने। वाजिद अली शाह मनमौजी किस्म के शासक थे। नाच गाने, कविता और मुशायरों के आयोजन में दिलचस्पी रखते थे। कहा जाता है वाजिद अली ने 300 शादियां की थीं। 1849 में वाजिद अली शाह के दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट कर्नल स्लीमैन की तैनाती के साथ अवध राज्य पर अंग्रेजों के कब्जे की तैयारी शुरू हो गई। गवर्नर जनरल डलहौजी द्वारा बादशाह को
राजकाज सुधारने के लिए दिया गया 2 साल का समय बीत रहा था। स्लीमैन को आगे अपने आकाओं को कैसी रिपोर्टें भेजनी है, इसे उसे पहले ही बताया जा चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी को फौजों के सहारे भी अवध राज्य में कब्जे में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अपने कब्जे को वाजिब ठहराने के लिए वे दिखाना चाहते थे कि राज्य की शासन व्यवस्था पूरी तौर पर पंगु हो चुकी है, जनता परेशान है। दूसरी ओर बादशाह इस ओर से पूरी तौर पर उदासीन है। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में इश्क, नाच गाने की महफिलों और तमाम किस्म की अय्याशियों के अलावा और कुछ नहीं है। समय समय पर अपनी कुछ अन्य रिपोर्टों में उसने बादशाह को कमाक्ल, बावला, प्रशासन से कोई वास्ता न रखने वाला, ऐसा व्यक्ति जो कुछ सोच नहीं सकता, हर समय औरतों, गाने वालों और हिजड़ों से घिरे रहने वाला बताया। बादशाह के मुशायरों और पक्षियों और जानवरों को लड़ाने, पतंग उड़ाने आदि के शौकों का इन रिपोर्टों में जिक्र करके स्लीमैन ने यह साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की कि बादशाह नाकारा है, राजकाज में कोई दिलचस्पी नहीं है और अवध राज्य की हालत खस्ता हाल है। वाजिद अली शाह रेजिडेंट स्लीमैन की हरकतों से अनजान नहीं थे। उन्हें उसके खिलाफ रिपोर्टों की जानकारी थी। वे स्लीमैन से अच्छे रिश्ते बनाए रखने की भरसक कोशिशें कर रहे थे, लेकिन स्लीमैन अपने आकाओं के प्रति वफादार था। वह उनके मनमाफिक रिपोर्टें लिख भेज रहा था। बादशाह अपने तरीके से और भी कोशिशें कर रहे थे। डलहौजी से लेकर लंदन में महारानी के दरबार तक वे वफादारी के संदेश भेज रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से पूरी उदासीनता थी। 1950 में डलहौजी की कानपुर यात्रा के दौरान बादशाह ने उससे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। व्यस्तता के बहाने उसने मिलने से इनकार कर दिया। 1951 में बादशाह ने लंदन की एक नुमाइश में अवध के ताज सहित कुछ वस्तुएं भेजीं। डलहौजी ने तल्खी से कहा, लखनऊ की दुष्ट आत्मा ताज के साथ अपना सिर भी भेजती तो ठीक रहता। डलहौजी को खुश करने के लिए बादशाह ने चंदे और उपहार भी भेजे, लेकिन सब बेअसर रहे। 1953 में बादशाह के एक दूत ने कलकत्ता में डलहौजी से मुलाकात की कोशिश की। मकसद जानकारी देना था कि शासन व्यवस्था में क्या सुधार किए गए। मुलाकात से इनकार के साथ टके सा जवाब मिला कि जो कहना बताना हो उसे रेजिडेंट के जरिए सूचित कीजिए। अवध की शासन व्यवस्था सुधारने के लिए दिए गए 2 साल के अल्टीमेटम का वक्त गुजर चुका था। बादशाह और दरबारी कुछ बेफिक्र हो चले थे। हालांकि इस बीच बादशाह ने प्रजा की दिक्कतों की सुनवाई के लिए सार्वजनिक स्थलों पर शिकायत पेटियां लगवाई थी। शाही जुलूस के आगे भी कारिंदे चांदी की 2 पेटियां लेकर चलने लगे थे, जिसमें लोग अपनी शिकायतें डाल सकते थे। मातहत अधिकारियों, कर्मचारियों को भी उनकी ड्यूटी के लिए सचेत किया गया था। बादशाह फौज की ताकत बढ़ाने में भी लगे थे, लेकिन इसका मकसद राजस्व वसूली में बाधक बन रहे जमींदारों को काबू में रखना था। बादशाह घोड़े पर बैठकर अपनी फौज के मुआयने के लिए परेड ग्राउंड भी जाते थे। इनकी ब्रिगेड के नाम पलटन अख्तरी, पलटन वाजिदी, पलटन गुलाबी जैसे थे। अंग्रेजों को बादशाह की इस फौज से खतरे जैसा कोई अंदेशा नहीं था। असलियत में यह फौज भी बादशाह के लिए तड़क भड़क प्रदर्शित करने का जरिया थी। शाही जलसों में यूरोपियन सैनिकों जैसी ड्रेस में खड़े यह सैनिक शोभा बढ़ाते थे। गुलाबी पलटन की महिला सैनिक बादशाह के इर्द गिर्द तैनात रहती थी। बादशाह ने अपनी निजी सुरक्षा में अफ्रीकन महिला सैनिकों को भी तैनात कर रखा था। 1952 में स्लीमैन ने अपनी डायरी में उम्मीद जाहिर की कि मुमकिन है कि बादशाह खुद ही हमसे शासन में दखल के लिए कहे, लेकिन 1954 आने तक अंग्रेज निर्णायक कदम की तैयारी में थे। रेजिडेंट के तौर पर स्लीमैन की जगह जेम्स आउटरम ने ले ली। 15 मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट में उसने लिखा कि अवध की हालत बेहद खराब है, व्यवस्था पंगु हो चुकी है। यह बादशाह की नाकामी और कुशासन की देन है। रेजिडेंट की इस सिलसिले की रिपोर्टें बताती हैं कि अंग्रेज बेफिक्र थे कि राजपाट और बादशाह छीने जाने की किसी कोशिश का वाजिद अली शाह द्वारा कोई विरोध नहीं होगा। राज्य पर कब्जे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंग्रेज अफसरों या उसकी फौजों को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। आउटरम पूरी तौर पर सही था। 4 फरवरी 1856 को जब वह वाजिद अली शाह की बादशाहत खत्म होने का परवाना लेकर महल में दाखिल हुआ, तो निहत्थे शाही सैनिक और दरबारी सिर झुकाए उसका स्वागत कर रहे थे। रेजिडेंट आउटरम के हाथ में वह हुक्मनामा था, जिसमें बादशाह को 3 दिन में महल खाली करने की मोहलत दी गई थी।
उसमें यह भी बताया गया था कि अवध का राजपाट सौंप देने के एवज में बादशाह को सालाना 15 लाख की पेंशन हासिल होगी। पेंशन की रकम आगे 18 लाख भी हो सकती है। मायूस बादशाह अपने वजीर आला भाई सिकंदर हशमत, वजीर राजा बालकृष्ण और 2 अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में आउटरम से पूछ रहे थे, आखिर मेरा जुर्म क्या है? क्या मैं इसी काबिल था? आउटरम बादशाह के आंसू पोंछने या गम में हिस्सेदारी करने नहीं आया था। वह उस विजेता का नुमाइंदा था जिसने बिना किसी नुकसान के अवध का राज्य छीन लिया था। वो हुक्मनामा जिसे अंग्रेजों ने संधि पत्र का नाम दे रखा था, उसे आउटरम ने बादशाह को दस्तखत के लिए सौंपा। बेबस बादशाह बोले, सुलहनामे बराबर वालों के बीच होते हैं। अब मैं क्या हूं जो ब्रिटिश सरकार के साथ सुलह करूं? सम्मान और देश चला गया, खुद ही बाकी बचा हूं। मुझे कोई पेंशन नहीं चाहिए, लेकिन इंग्लैंड जाऊंगा और महारानी के चरणों में बिछकर दया की प्रार्थना करूंगा। बादशाह की आंखों में आंसू थे। समर्पण की मुद्रा में उन्होंने अपनी पगड़ी आउटरम को सौंप दी। 7 फरवरी को बादशाह ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर न करने का आउटरम को पत्र भेजा। उसी दोपहर ऐलान हुआ कि अवध राज्य अब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा है। जेम्स आउटरम मुख्य प्रशासक बनाए गए। लुटे पिटे वाजिद अली शाह सिर्फ राजपाट नहीं, उस लखनऊ से भी बेदखल हो गए जिससे उन्हें बेपनाह लगाव था।